हेलो फ्रेंड्स, तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने कई तरह की शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन किया है और उसी सीरीज़ को आज हम इस वीडियो में कंटिन्यूस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। किस तरीके से एक टीचर जो है लेक्चर मेथड का यूज़ करता है, वो किस तरीके से अपनी क्लास में इस विधि के द्वारा बच्चों को शिक्षण करवाता है, क्या क्या इसमें इसके गुणधर्म है और क्या क्या इसके दोष हैं, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो की, जो कि बेस्ट है व्याख्यान विधि पर। व्याख्यान विधि के अन्य नाम भी हैं, जैसे कि प्रवचन विधि, कथन विधि। लेक्चर मेथड तो इसका कॉमन नाम है, हम सब जानते ही हैं कि एक टीचर जो है वो क्लास में आएगा, लेक्चर देगा और उसके द्वारा वो अपने स्टूडेंट्स को स्टडी करवाएगा। लेक्चर प्रोसेस के द्वारा वो अपने विद्यार्थियों को किसी भी अधिगम सामग्री को याद करवाता है या फिर वो किसी भी टॉपिक को समझाता है। लेकिन इसके अन्य नाम है, जैसे प्रवचन विधि है, कथन विधि है। यह सबसे पुरानी शिक्षण विधि है। सर्वाधिक प्रयोग होने वाली शिक्षण विधि जो है भारत में, वो व्याख्यान विधि है। ये सबसे पुरानी और सर्वाधिक प्रयोग होने वाली विधि इसलिए है क्योंकि जो पहले अध्ययन हुआ करता था, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होती थी, वहाँ कोई किसी भी तरह की कॉपी, पेन, पेंसिल या ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं हुआ करता था। वहाँ टीचर बैठता था और टीचर के सामने स्टूडेंट बैठते थे। वो टीचर अपने प्रवचन के द्वारा, अपने मंत्रोच्चार, अपने श्लोकों के द्वारा उस माध्यम से वो विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे, जो कि संस्कृत भाषा में मोस्टली हुआ करती थी। तो यह विधि जो है यानी कि लेक्चर विधि जो है वो सबसे पुरानी है, गुरुकुल प्रणाली पर आधारित है और सर्वाधिक भारत में प्रयोग होने वाली शिक्षण विधि है। कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है, तो वो है व्याख्यान विधि। लेकिन इसी के साथ साथ यूरोप में भी इसका प्रयोग होता है। भारत में मध्यकाल में इस विधि का प्रयोग किया जाता था। जो मदरसे हुआ करते थे उनमें भी इसका प्रयोग किया जाने लगा था और यूरोप में भी ये लेक्चर मेथड जो है उसका यूज़ होता है। व्याख्यान विधि के कुछ गुण भी हैं और कुछ दोष भी हैं। व्याख्यान विधि के गुण क्या क्या हैं, अगर हम इस पर बात करें तो समय की बचत होती है। यह विधि जो है वो काफ़ी टीचर का और स्टूडेंट का टाइम बचाती है। टीचर क्लास में आता है, किसी भी शिक्षण सामग्री का चयन करता है और अपने विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री प्रदान करवाता है, तो इससे काफ़ी समय की बचत होती है। यह कम खर्चीली है, यानी कि इसमें जो कॉस्ट आता है, जो पैसा लगता है वो कम लगता है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ना इसमें किसी तरह का कोई हमें इक्विपमेंट चाहिए, ना ही हमें किसी तरह की कोई और चीज़ की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि टीचर आएगा, क्लास में अपना लेक्चर देगा और चला जाएगा। थर्ड है, ज़्यादा विद्यार्थियों के समूह को भी हम पढ़ा सकते हैं। बहुत सी शिक्षण विधियाँ ऐसी होती हैं जिनमें ज़्यादा विद्यार्थियों के समूह को पढ़ाया नहीं सकते, लेकिन इसमें अगर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं क्लास में, तो भी हम सबको एक साथ बिठा करके लेक्चर मेथड से हम उन्हें अधिगम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की सुनने की क्षमता का विकास होता है। यह विधि जो है वो केवल बच्चों के सुनने की क्षमता का विकास करती है, यानी कि बच्चा जो है वो क्लास में बैठा रहेगा, टीचर जो लेक्चर देगा उसे सुनेगा, तो इससे उसकी जो सुनने की क्षमता है, जो उसका लिसनिंग स्किल है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ इस विधि के कई दोष भी होते हैं, जैसे कि ये छोटी क्लास के लिए सही नहीं है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखो पर ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। वो हर चीज़ को खुद करना चाहते हैं, वो हर काम को खुद करना चाहते हैं और इसी के द्वारा वो किसी भी नए काम को करना या नई कुछ भी जो उनकी स्टडी है उसे सीखते हैं। तो ये विधि जो है वो छोटी क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे के सामने अगर कोई टीचर लेक्चर देगा तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। छोटे बच्चों को एक्टिविटीज़ चाहिए, कुछ काम चाहिए करने के लिए, जिससे कि वो सीख सकें। इससे स्थायी अधिगम नहीं होता है। ये इसका सबसे बड़ा दोष हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट काम खुद करता है, स्टूडेंट जो खुद अपने आप से सीखता है, वो किसी और के द्वारा सुनने पर नहीं सीख सकता। वो क्लास में प्रेजेंट है, वो क्लास में सुन रहा है लेक्चर, तो उसे लेक्चर थोड़ी देर के लिए याद रहेगा, वो घर पहुंचेगा या 2 दिन 4 दिन बाद उसे लेक्चर याद नहीं रहेगा। तो इस विधि से जो है वो अधिगम स्थायी नहीं हो सकता। अगला है, विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है। इसमें स्टूडेंट जो है वो केवल टीचर को देखता है, टीचर जो है वो अपना लेक्चर देता है, तो विद्यार्थी जो है वो सिर्फ बैठे बैठे अपने टीचर की बातें सुनता है, तो इससे वो एक्टिव नहीं रहता। एक इंद्रिय अनुदेशन है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। एक इंद्रिय अनुदेशन का मतलब है यहाँ केवल कान सक्रिय रहते हैं, स्टूडेंट का माइंड कहाँ है, उसके हाथ का यूज़ नहीं होता, वो किसी तरह की कुछ लिखता नहीं है या फिर वो कोई अदर एक्टिविटीज़ नहीं करता। इस व्याख्यान विधि के द्वारा अध्ययन करवाए जाने पर केवल उसकी श्रवण इंद्रिया जो है वो सक्रिय रहती है।
बाकी सारी इंद्रियां निष्क्रिय रहती है, ना वो लिख सकता है, ना वो कोई क्रिएटिविटी कर सकता है, ना ही वो कोई एक्टिविटी कर सकता है। तो ये एक इंद्रिय अनुदेशन है जो कि पूर्णतया सुनने पर आधारित है और इसे सही नहीं माना गया है। तो ये है लेक्चर मेथड, जिसे प्रवचन विधि, कथन विधि कहा जाता है। भारत की सबसे पुरानी शिक्षण विधि और सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है। व्याख्यान विधि के गुण और व्याख्यान विधि के दोष। आगे आने वाले शिक्षण वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।